चौहान हवेली में अहिल्या ने मेडिसिन लेने के लिए अपनी अलमारी खोली। तभी उसकी नज़र खाली पैकेट पर पड़ी। इस बार भी वह अपनी दवाइयाँ पहले से मंगवाना भूल गई थी, लेकिन हर बार की तरह कोई कर्तव्य नहीं था जो उसकी दवाइयाँ समय से पहुंचा सके। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। अंदर आ जाओ, अहिल्या ने उत्तर दिया। मालकिन ने कुछ मेडिसिन है आपके लिए। सर्वेंट ने हाथ में पकड़ा पार्सल उसे दिया और रूम से बाहर निकल गया। अहिल्या ने पार्सल को देखा और उसे चेक किया तो उसमें वही दवाइयाँ थीं। इस बार भी कर्तव्य ने टाइम से पहले उसकी दवाइयाँ पहुंचा दी हैं। हवेली आज पहले की तुलना में वीरान लग रही थी। कर्तव्य और गीतांजलि के जाने के बाद जैसे घर की रौनक ही गायब हो गई थी। ओंकार सिंह चौहान पीठ पर हाथ रख गलियारे में घूम रहे थे। वह इस दुविधा में थे कि वह कर्तव्य के रूम में जाएं या नहीं। एक लंबी सांस लेते हुए उन्होंने कमरे में जाने का सोचा और दरवाजा खोला। अचानक उनकी नज़र सबसे पहले दीवार पर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी, जहां ओंकार सिंह रोहानी और कर्तव्य की तस्वीर थी। उन्हें आज भी याद है, वह दिन था जब कर्तव्य ने इंटर स्कूल साइकिल रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसने कर्तव्य का एक फोटो फ्रेम उठाया और उसके चेहरे को छुआ। कर्तव्य की कई तस्वीरें थीं उस परिवार के सदस्यों के साथ, कुछ गीतांजलि के साथ, उनकी शादी की। ओंकार सिंह के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वह उन यादों को ताज़ा कर रहे हो। तभी उनकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें छोटा सा कर्तव्य ओंकार सिंह की नकल कर रहा था। अपने पिता की बगल में आईने के सामने खड़ा टाई बांधने की कोशिश में लगा था। यह पल याद आते ही ओंकार सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें कर्तव्य के वह शब्द याद आए जिसमें कर्तव्य ने पहली बार चौहान की प्रॉपर्टी का चेयरमैन बनने के लिए कहा था। में ओंकार सिंह ने उसे इस योग्य बनने को कहा। उस दिन से कर्तव्य ने चौहान इंडस्ट्री में अपनी जी जान लगा दी। लेकिन उस दिन जब उन्होंने युवराज को कंपनी का जी से अनाउंस किया तो कर्तव्य की आंखों से बस एक ही शब्द निकल रहा था, विश्वासघात। ओंकार सिंह ढेर सारी ट्रॉफियों और मेडल की रैक की तरफ बढ़े। हर ट्रॉफी उसके जीत को दर्शा रही थी। ये सब देख ओंकार सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली और कर्तव्य को याद न करने की कोशिश की। उसकी वह दर्द भरी मुस्कुराहट और वह तालियां ओंकार सिंह की आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। तभी उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर रखे एक छोटे से फोटो फ्रेम पर पड़ी। फोटो गीतांजलि की थी। उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट उसके स्वभाव को बयान कर रही थी। ओंकार सिंह ने सिसकते हुए कहा, गुन्नू देख, अब शाम को मुझे शॉल उड़ाने वाला कोई नहीं रहता। मैं अब भी बगीचे में शॉल ले जाना भूल जाता हूँ, पर कोई शॉल उड़ाने नहीं आता, क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो गुन्नू। बेटा लौट आओ, मेरे बनी को मेरे पास ले आओ ना। ओंकार सिंह अब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उसे सिया की उपस्थिति का पता नहीं था, जिसने कमरे के अंदर उसकी हर एक हरकत को देख लिया था। और इंडस्ट्रीज में सर, माल की डिलीवरी हो चुकी है। इन लीगल डॉक्यूमेंट पर आपके सिग्नेचर की जरूरत है, एक आदमी ने मृत्युंजय के सामने आते हुए कहा। मृत्युंजय, जो किसी और काम में व्यस्त था, बिना कुछ सोचे समझे बोला, चौबे जी, अभी मैं बिजी हूँ, आप जाकर कर्तव्य से साइन करवा लीजिए। ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही उसके हाथ रुक गए। वह अभी भी इस बात से उभर नहीं पाया था कि कर्तव्य अब चौहान कंपनी का हिस्सा नहीं है। जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से इस कंपनी को संभाला था, वही अब इसे छोड़कर जा चुका है। फाइल रख दो, मैं बाद में साइन करवा लूंगा। कुछ मिनट के बाद मृत्युंजय अपने केबिन से निकला और सीजीसी के चेयरमैन के केबिन पर दस्तक दी। युवराज का जवाब आया, अंदर आइए। दरवाजा खुलने के बाद मृत्युंजय ने देखा युवराज सोफे पर बैठा है और एक फाइल को पूरी लगन के साथ रीड कर रहा है। उसके आजू बाजू बहुत सारी फाइल्स पड़ी थी। मृत्युंजय की नज़र उस कुर्सी पर पड़ी जो ओंकार सिंह के रिटायर होने के बाद इस्तेमाल नहीं हुई थी। उस पर लगी नेम प्लेट पर कर्तव्य सिंह चौहान का नाम लिखा था, जो साफ तौर पर युवराज को याद दिलाता है कि कर्तव्य ही सीजीसी का असली चेयरमैन है। युवराज बस कर्तव्य के कहने पर यहाँ काम कर रहा था। उसका कर्तव्य का हक छीनने का कोई इरादा नहीं था। यूबी मृत्युंजय ने युवराज के बालों पर हाथ फेरा। हाँ डैड, बैठ जाइए। युवराज ने मृत्युंजय को सोफे पर बैठने का इशारा किया। इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन की जरूरत है। ठीक है, मुझे देखने दीजिए, फिर जो जरूरी होगा वही करूँगा, युवराज ने जवाब दिया। युवराज, तुम्हें पता है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मृत्युंजय ने कहा। पहली बार सुनकर कि उसके पिता को उस पर गर्व है, युवराज ने आश्चर्य से अपना सिर झटका। सच में? लेकिन किस लिए डैड?
मृत्युंजय उसकी उलझन भरे भाव को देखकर हंस पड़ा। इसलिए तुम अपने भाई से इतना प्यार करते हो और अपनी बात पर अभी तक अड़े हो। उसकी जगह तुमने लेने की कोशिश नहीं की। यह सब आपके परवरिश का नतीजा है डैड। इसके अलावा मैंने भाई साहब से वादा किया है कि मैं उन्हें गर्व महसूस कराऊंगा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जब वह वापस अपनी जगह पर लौटे तो सब कुछ सही हो। तब तक मैं उनके काम को जारी रखने की कोशिश करूंगा, युवराज ने कहा। शुभकामनाएं मेरे बच्चे। उन्होंने प्यार से उसके गाल को थपथपाया। वहीं चौहान हवेली में अहिल्या किचन के अंदर थी। वह मिठाइयाँ बना रही थी, लेकिन उसका मन बस कर्तव्य और गीतांजलि में खोया हुआ था। उसे कर्तव्य का बचपना बहुत याद आ रहा था, जब वह स्कूल से भागकर सीधा किचन में आता था और पहले उसे पीछे से गले लगाता था और किचन में ज़्यादा काम करने के लिए डांटता था। हर बार जब वह उसके लिए मिठाइयाँ बनाती तो कर्तव्य की आंखों में चमक उठती। कोई उसके खाने की तारीफ करे या ना करे, कर्तव्य पहले निवाले के बाद ही उसकी तारीफ करता। उसके बारे में सोचते हुए अहिल्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, पर अचानक से मन में एक सवाल कौंधा। आज वह किसके लिए मालपुए बना रही है? घर पर तो कोई कर्तव्य नहीं है जो उसके हाथ के बने मालपुए खाए, चक्कर उसकी तारीफ करे। घड़ी में दोपहर के 2 बज गए। कर्तव्य के स्कूल से लौटने की उम्मीद में उसका सिर बार बार गेट की तरफ घूम रहा था। उसने ही कर्तव्य को इस हवेली से दूर जाने के लिए मजबूर किया था। उसके चेहरे पर अब पछतावा दिखाई दे रहा था। उसने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया। गैस बंद करके वह किचन से बाहर निकल आई और जल्दी से लैंडलाइन से कर्तव्य का नंबर डायल किया और रिसीवर कान से लगाकर कर्तव्य की आवाज़ सुनने के लिए बेताब हो गई। गुड मॉर्निंग। कर्तव्य की आवाज़ सुनकर उसके होठों पर एक बड़ी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, मृत्युंजय ने उसके हाथ से हैंडसेट छीन लिया। हेलो कर्तव्य, क्या कर रहे हो बेटा? क्या हाल है? मृत्युंजय ने पूछा और जी भरकर उससे बातें करता रहा। मिनट बात करने के बाद जब अहिल्या को लगा कि अब उसे कर्तव्य से बात करने का मौका मिलेगा, तो मृत्युंजय ने कॉल काट दी। यह देख अहिल्या की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। तो उत्तेजित होकर बोली, क्यों काट दिया आपने फोन? मुझे बात नहीं करनी थी कर्तव्य से। क्या बात करनी थी? सब कुछ तो छीन लिया उससे। अब क्या उसकी जान छीनना चाहती हो? मृत्युंजय ने कहा। स्टॉप इट। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आपको पता है कि मृत्युंजय उसके शब्दों को बीच में काटते हुए बोला, तुम कर्तव्य से बात नहीं करोगी। दिस इज ए पार्ट ऑफ योर पनिशमेंट एंड ट्रस्ट मी, आई विल मेक श्योर कि तुम तड़पोगी उसकी आवाज़ सुनने के लिए। बट मैं तुम्हें सुनने नहीं दूंगा। तुम्हें भी अपनी गलती का पछतावा होना चाहिए। ये क्या बकवास है? मनीषा ने विक्रांत को गुस्से से घूरते हुए कहा। उसके सामने कुछ लेटर फैले हुए थे। तुम क्या सोच रही हो? ये क्या हो सकता है? विक्रांत ने उसे धमकी भरी नजरों से देखते हुए पूछा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी को छूने की? मनीषा उस पर गुस्से से चिल्लाई। विक्रांत ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, बेबी, अगर मैं तुम्हें छू सकता हूँ तो मैं तुम्हारी हर एक चीज को छू सकता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? शुरुआत के लिए तुम मुझे बताओ कि ये लेटर्स तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? क्या ये लेटर गीतांजलि के पास नहीं होने चाहिए थे? विक्रांत की निगाहें मनीषा के हाव भाव को परख रही थी। वह एक्चुअली मनीषा अभी कुछ बोलती कि विक्रांत बीच में ही उसे टोकते हुए बोला, शांत हो जाओ। चलो मैं तुम्हारी बात पूरी करे देता हूँ। तुम्हें जवाब देना नहीं आ रहा होगा ना? तुम्हारे पास ये लेटर इसलिए हैं क्योंकि तुमने ये लेटर कभी गीतांजलि तक पहुँचने ही नहीं दिए। वह अब भी यही सोचती है कि मैंने उसके लेटर का जवाब नहीं दिया। ऐसा ही है ना मनीषा बेबी? तुमने लेटर में छेड़छाड़ करके मुझे मैसेज लिख दिया। मैं तो बस यही सोचता रहा कि गीतांजलि और उसकी इच्छाएं हैं। मुझे शर्म आ रही है कि ये चिट्ठियां तुम्हारी थी, उसकी नहीं। विक्रांत की आंखें अब गुस्से से लाल हो गईं। वह मनीषा पर चिल्लाया, गीतांजलि ने तुम्हें कोई लेटर लिखा ही नहीं, सिवाय एक और दो सेट्स के। आई गिव ए डैम टू यू। मैं तो फिर भी तुम्हें ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मनीषा ने अपना हाथ उसकी चेस्ट पर रखते हुए कहा। आस्क मी, क्या मैं तुम्हें चाहता हूँ या नहीं? विक्रांत टेढ़ी निगाहों से उसके करीब आकर मुस्कुराया। क्या मतलब? विक्रांत, हमारी तो सगाई हो चुकी है ना? सगाई थोड़ी भी तो जा सकती है ना? वह एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला। तुम्हें हो क्या गया है? क्या बोल रहे हो तुम? मनीषा उसकी सोच और उसकी बातों से हैरान थी। ऐसा मत करो प्लीज। मनीषा को डर था कि विक्रांत उसे छोड़ देगा। डर के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
विक्रांत ने उसके आंसू पोंछे और टेढ़ा हंसते हुए बोला, ओ माई बेबी, रो मत। चलो एक डील करते हैं। तुम गीतांजलि को वापस लाने में मेरी मदद करोगी और उसके बदले में मैं तुम्हें भी अपने पास रख लूंगा। मनीषा उसकी बात सुनकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बकवास है? दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सोच लो, जो सब कुछ तुमने सोचा है उसमें से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। पैसा, लग्जरीज लाइफ, ऐसो आराम की जिंदगी, कुछ नहीं। जस्ट बिकॉज योर वन अनहेल्दी डिसीजन। विक्रांत के चेहरे पर इस समय घमंड दिखाई दे रहा था। फाइन, क्या करना है मुझे? मनीषा दांत पीसते हुए बोली। विक्रांत मुस्कुराया और एक नज़र पीछे देखा, जहां ईशानी मुस्कुराते हुए सिगरेट की कस भर रही थी। ट्रिंग ट्रिंग, गीतांजलि का फोन लगातार बजे जा रहा था। वह मिरर के सामने बैठी काजल लगा रही थी। काजल वापस रखकर उसने अपना फोन उठाया। उसके फोन की स्क्रीन पर एक अननोन नंबर चमक रहा था। क्या बात है गीत? कर्तव्य उसके पास आते हुए बोला, जो कंफ्यूजन से अपने मोबाइल को देख रही थी। हुई, बहुत पसीना आ रहा है आपको, पहले जाकर नहाओ। गीतांजलि मुंह बनाकर बोली। कर्तव्य ने उसके गालों को चूमा और वहां से जाने लगा कि गीतांजलि के मोबाइल पर एक बार फिर से अननोन नंबर से कॉल आई। पिक कर लो गीत, कर्तव्य ने उसे कॉल रिसीव करने के लिए कहा। गीतांजलि ने सिर हिलाकर कॉल रिसीव की और हेलो कहा। गीतांजलि, मैं मनीषा बोल रही हूँ। आज क्या कर रही हो? ऐसा करो, मून कैफे में मिलो। मनीषा ने घमंड से कहा, यह पॉसिबल नहीं है। मेरे पास कर्तव्य जी के साथ घूमने के कुछ प्लान्स हैं। गीतांजलि ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा जवाब दिया। तो फिर ये प्लान्स कैंसिल कर दो। मनीषा दांत पीसते हुए बोली। हम बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा फोन करके परेशान मत करो। इतना कहकर गीतांजलि ने फोन काट दिया। थी, कर्तव्य ने पूछा, जो अभी भी वहीं खड़ा था। वही चिड़चिड़ी जोक? मनीषा, गीतांजलि ने आंखें घुमाई। तुम्हें इतने सारे जोकन से निपटना पड़ता है? कर्तव्य ने ताना मारा। सच है, खासकर तुम्हारा पसंदीदा वाला, गीतांजलि ने शरारत से कहा। मेरा? कर्तव्य कंफ्यूज था। हाँ, तुम्हारी प्यारी ईशानी, गीतांजलि मुस्कुराई। कर्तव्य मना करने वाला था कि तभी उसने दोबारा सोचना पड़ा। इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। जो भी हो, बंदी सही थी। वह बंदी सही नहीं थी, बंदरिया थी। गीतांजलि मुंह फुलाकर बोली। वाट एवर यू से, पर बात तो सही थी। ईशानी ने कोशिश करी है। बेचारी ने थोड़ा और कोशिश करती तो बात बन सकती थी। अभी भी बन सकती है। तो सी इज ए पार्ट ऑफ द बिजनेस सर्कल। तो कर्तव्य अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला। गीतांजलि ने उसे बिना किसी भाव के देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए वह कर्तव्य की ओर बढ़ी। उसने अपने एक हाथ से कर्तव्य के दोनों गालों को पकड़ा और उसे नीचे खींचते हुए उसकी ठुड्डी के निचले हिस्से पर जोर से काट लिया। आह! कर्तव्य दर्द से तड़प उठा। निशान पर नजर डालते हुए गीतांजलि बोली, मुझे उम्मीद है कि यह देखकर वह आपके साथ कोई कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगी, वरना परिणाम आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। फॉर मी, मैं कहाँ से कहाँ आ गया भाई। अप्रोच तो ईशानी का था ना? हाँ, बट उसे एडवांस को अभी थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस कौन करा रहा था? गीतांजलि गुस्से से अपनी आईब्रो को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोली। कर्तव्य ने सोचकर हंसी उड़ाई कि उसकी पत्नी कभी कभी उसे डराने का दम भी रखती है। गीतांजलि उसके पास आकर पैरों के बल खड़ी हुई और कर्तव्य की ठोड़ी, जहाँ पर उसने कुछ सेकंड पहले काटा था, वहां पर अपने होठ रखते हुए बोली, सॉरी, थोड़ा जोर से काट लिया था। हालांकि मेरा इरादा इससे और जोर से काटने का था। गीतांजलि ये कहकर खिलखिलाकर हंसी और कर्तव्य को हैरान परेशान सा छोड़कर रूम से बाहर निकल गई। विक्रांत के घर में विक्रांत ने मनीषा को गर्दन से पकड़ा हुआ था। उसने बेहद गुस्से से मनीषा को घूरते हुए कहा, अगली बार तुमने मेरी गीतांजलि से स्टोर में बात की तो ठीक नहीं होगा। ये कहते हुए उसने उसे नीचे फर्श पर ढकेल दिया। ईशानी खड़ी हुई और विक्रांत के पास जाकर उसने उसकी पीठ के निचले हिस्से पर अपने हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ, हम उससे मिलने का कोई और रास्ता निकाल लेंगे। मनीषा ने अपने सामने हो रहे इस दृश्य को देखा। ईशानी और विक्रांत के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर उसके अंदर डर के भाव आने लगे। हालांकि उनके बीच कुछ भी नहीं था, फिर भी विक्रांत के व्यवहार में अचानक से आए बदलाव से मनीषा को इन सभी में सोचने को मजबूर होना ही पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसे एहसास हुआ उसे तो बस उसके कर्मों की शुरुआती सजा ही मिल रही है। कुछ महीने पहले उसने गीतांजलि के साथ जो किया था
वही अब उसे वापस मिल रहा है। उसने गीतांजलि से विक्रांत छीन लिया था और अब ईशानी भी वही कोशिश कर रही है विक्रांत को उससे छीनने की। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। बहन बोलती हो खुद को, पर कभी बहन वाला रिलेशन मेंटेन किया है? आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम्हें देखकर ना मैं ना जाने क्या कर बैठूं। विक्रांत के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। विक, मैं यहाँ हूँ ना। रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। मैं मम से पूछकर तुम्हें तब बताऊंगी। कर्तव्य उन्हें जरूर बताएगा कि वह कहाँ घूमने जा रहे हैं। तब तक तुम टेंशन फ्री रहो। ईशानी ने उसके गिलास में बियर डाली। तुम अभी तक गई नहीं? गेट लॉस्ट। ईशानी पीछे खड़ी मनीषा को देखकर घमंड से बोली और लीलावती का नंबर डायल कर लिया। दूसरी तरफ जैसलमेर में कर्तव्य ने कॉल रिसीव किया। गीतांजलि, जो अपने लॉकर से कुछ पैसे लेकर कर्तव्य के वॉलेट में रख रही थी, मामी शब्द सुनकर कर्तव्य की ओर देखने लगी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कर्तव्य ने कहा और जाते ही गीतांजलि का हाथ पकड़ लिया। उसने उसके हाथ में एक वॉलेट दिया जिसने उसे अपने जैकेट के पॉकेट में रखा। नहीं मामी, आज ऑफिस नहीं जा रहा मैं। गीतांजलि के साथ थोड़ा बाजार जा रहा हूँ। कर्तव्य प्यार से गीतांजलि के गाल को सहलाते हुए कहा। हाँ, वह पुष्कर फेस्टिवल है ना, उसके लिए। उसने जूते के फीते बांधते हुए जवाब दिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलेंगे। उसने फोन कट कर दिया और मिरर के सामने खड़ा हो गया। चलें? उसने गीतांजलि से पूछा, जो कान में इयररिंग पहनने लगी थी। कर्तव्य की हरकतों से वह एक धीमी सी मुस्कुराहट से उसे देखने लगी। गीतांजलि ने उसे कुछ नहीं पूछा और अपनी इयररिंग पहनती रही। वहीं कर्तव्य ने उसे अपने गले से लगाया और उसका माथा चूमा और उसे लेकर पुष्कर फेस्टिवल के लिए निकल गया। चौहान हवेली में बड़ी बहू रानी सा युवराज हुक्म सा आ गए हैं। एक मिनट ने अहिल्या को युवराज के आने की खबर दी। यूं बेटा, ऐसा भी क्या काम है जो तू घर पर ही नहीं आता है? कुछ खाया भी है? जा हाथ मुंह धोकर आ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। अहिल्या ने प्यार से कहा। वहीं यूवी, जिसका चेहरा इन दिनों में काफी उतर गया था, पता नहीं भाई साहब ने खाना खाया होगा कि नहीं, पर कोई नहीं, भाभी माँ तो हैं ही उनके साथ, वह केयर करती होंगी। माँ, पर आपको नहीं लगता कि भाई साहब आपको याद करते होंगे? आप तो उनकी फेवरेट कुक थी ना। और एक बात माँ, जब आपने सोचा मुझे भी सीजीसी का चेयरमैन बनना चाहिए, तभी आपको यह भी सोच लेना चाहिए था कि आपके इस फैसले के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। युवराज की टोन बहुत ज्यादा दर्द भरी थी। अहिल्या ने उसका हाथ पकड़ा तो युवराज ने हल्के गुस्से से झटक दिया। तुम सब जितना भी कोशिश कर लो, मैं अपना डिसीजन कभी नहीं बदलूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक माँ का अपने बच्चे के लिए सोचना कभी गलत नहीं हो सकता। इससे पहले कि युवराज कुछ जवाब दे पाता, हाल में एक और आवाज गूंज उठी। अहिल्या, बिल्कुल चुप, अब बहुत हो गया। मृत्युंजय ने कहा, जो अभी अभी ओंकार सिंह के साथ बगीचे से वापस घर के अंदर दाखिल हुआ था। ऐसा भी क्या गलत कहा मैंने कि आप मुझे चुप रहने को बोल रहे हैं? अहिल्या अपनी आंखों में ढेर सारा गुस्सा लिए बोली। माँ होकर एक बच्चे का दर्द समझ नहीं पाई। माँ होकर दोनों बच्चों में फर्क पैदा किया। माँ होकर माँ होने का गलत फायदा उठाया। जो माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है वह गलत नहीं होती, पर जो माँ अपने बच्चों के नाम पर दूसरे की खुशी छीन लेती है वह गलत होती है। वहाँ अचानक से सिया आते हुए बोली। सभी के सर उसकी ओर मुड़ गए। क्या कहा तुमने? अहिल्या गुस्से से उसकी ओर घूरते हुए बोली। यही कि आपने न केवल कर्तव्य भाई साहब के साथ उनकी मेहनत और उनकी पोस्ट छीन कर गलत किया, बल्कि आपने युवराज के साथ भी गलत किया। एक बार उनके चेहरे को देखें, कहाँ से वह आपको खुश दिख रहे हैं? जो चेहरा हर समय खुशी से दमकता रहता था, आज उस चेहरे को आप देखिए। और प्लीज इन्हें काम के दबाव में ज्यादा मत भेजिए। ये सब इसलिए है क्योंकि उन्हें अपने काम में खुशी नहीं मिल रही है। अब वह बस एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, जो काम हर इंसान खुशी से करता है, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी आकांक्षा की मांग पूरी करने के लिए। आप खुद सोचो, दिवाली पार्टी के बाद क्या आपने युवराज को मुस्कुराते हुए देखा है? कम से कम एक बार दिल खोलकर हंसी देखी है उसकी। घर में कोई भी आपकी इस स्वार्थी जिद से खुश नहीं है। इसे आप ममता का नाम दे रही हैं, वह ममता नहीं है, बयान है। सिया ने आंखों में बिना किसी डर के साथ कहा। सिया, तुम हमारे परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इन सब से दूर रहो। अहिल्या ने चेतावनी दी। क्या नहीं जानती मैं? यही कि ना, जब
बड़े पापा और कर्तव्य भाई साहब की आपको जरूरत थी, तब आप उनके पास थे। पर कभी आपने ये काउंट किया है कि बड़े पापा और भाई साहब ने आपके लिए कितना किया है? काउंट करिए भी मत, थक जाएंगी, पर गिन नहीं पाएंगी। माफ करिएगा, मैं आपसे इतनी रूडली बात कर रही हूँ, बट आप यही डिजर्व करती हैं। फिर सिया उदासी से, मुझे अपनी इन बातों के लिए माफ करना, लेकिन आपको हकीकत दिखाना भी जरूरी था। इसके लिए मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी। सब हैरान होकर उसे देखते रहे। सच तो यह था कि उसने सच ही तो कहा था, लेकिन युवराज भी सिया के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। इसके बाद इसके बहुत ज्यादा चांसेस थे कि उसकी माँ बिना सोचे समझे सिया को उसकी वाइफ के रूप में ठुकरा दें। वहीं दूसरी तरफ पुष्कर फेस्टिवल में, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, गीतांजलि ने वहां का वातावरण देखते हुए कहा। रेतीली जमीन पर पैर रखते हुए वह मुस्कुरा रही थी। कर्तव्य मुस्कुराया। चल आजा। उसने उसकी कलाई खींची और उसे लेकर मेले की तरफ बढ़ गया। कर्तव्य जी, दिस इज सो प्रिटी। गीतांजलि एक एंटीक सूट को देखते हुए बोली। इसे देखना चाहोगी? हाँ, गीतांजलि मुस्कुराई। बोलिए बहन जी, क्या दिखाऊं? वह शॉपकीपर बोला। हाँ, ये वाला कुर्ता निकाल दीजिए भैया, गीतांजलि ने कहा। दुकानदार ने वह कुर्ता नीचे उतारा। गीतांजलि ने अपनी कोमल उंगलियों से कुर्ते पर की गई कारीगरी पर हाथ फेरा। गीत, पर यह तो छोटा होगा तुम्हें, कर्तव्य ने कहा। नहीं भाई साहब, यह मैडम को आ जाएगा, शॉपकीपर जल्दी से बोला। कर्तव्य एक नज़र शॉपकीपर को घूरते हुए, मुझसे ज्यादा यह जानता है क्या? तुम्हें कह रहा हूं ना कि शायद छोटा लगेगा। गीतांजलि उसकी बात पर हंसते हुए, नहीं भाई साहब, आप मुझे एक साइज बढ़ा दे दीजिए। ठीक है, जैसा आप कहें मैडम। दुकानदार ने वह ड्रेस पैक कर दी। उस ड्रेस के लिए पैसे देकर वह दूसरी दुकान की तरफ बढ़ गए। कर्तव्य सतर्क था। हालांकि वह गीतांजलि के साथ मौज मस्ती कर रहा था, पर उसे यह अंदाजा हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। कर्तव्य जी, क्या हम चूड़ियां खरीद सकते हैं? वह बहुत ही प्यारी हैं। गीतांजलि चेहरे पर चमक लिए बोली। कर्तव्य ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। वह चूड़ियों को एक्साइटमेंट से छूने लगी। तभी कर्तव्य को एक फोन आया और वह बातें करते हुए दूसरी तरफ चला गया। गीतांजलि चूड़ियां पहनने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रांत गीतांजलि के ठीक सामने आते हुए मुस्कुराकर बोला, ये तुम पर अच्छी लगेंगी। गीतांजलि विक्रांत को अपने सामने देख चौंक गई और जल्दी से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत की पकड़ उसकी कलाई पर और ज्यादा मजबूत हो गई। जिद मत करो गीतांजलि, हाथ तो नहीं छुड़ा पाओगी, ऊपर से चोट जरूर लग जाएगी, विक्रांत इविल स्माइल के साथ बोला। गीतांजलि ने चौंक कर इधर उधर देखकर कर्तव्य को ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ दो, गीतांजलि ने गुस्से से कहा। ओह, क्या बात है, तुम्हें पता है मैं उस दिन का चांटा आज तक नहीं भूल पाया। उस दिन क्या सेक्सी लग रही थी, तो आज सोच रहा हूँ बेड पर कितनी सेक्सी लगोगी। विक्रांत के मुंह से घटिया बातें सुनकर गीतांजलि की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर नफरत के भाव उभर आए। छी, तुम तो कितने गंदे हो, पर तुम्हारी सोच तुमसे भी ज्यादा गंदी है, गीतांजलि गुस्से से बोली। इज दैट सो? बेहतर होगा कि अगर तुम आदत डाल लो इस गंदे आदमी की गंदी सोच के साथ, क्योंकि आगे चलकर रहना तो मेरे साथ ही है तुम्हें, विक्रांत ने एविल स्माइल के साथ उससे कहा और उसे अपने करीब खींचने लगा। वह भी तुम्हारे सपनों में, गीतांजलि आंखों में चिंगारी लिए बोली। डोंट गो टू माई ड्रीम। सुन नहीं पाओगी, मेरे ड्रीम में हम क्या क्या करते हैं। हाँ, किसके लिए मुझे रिजेक्ट कर रही हो? हाँ, उस कर्तव्य के लिए। साले के पास बचा ही क्या है, ना नाम ना कोई काम, पता नहीं कैसे रखता होगा तुम्हें। आगे चलकर सेविंग्स खत्म हो तो तुम्हारी डिमांड भी नहीं पूरी कर पाएगा। माई बेबी, सो अभी भी तुम्हारे पास पूरा राइट्स है, तो मेरे पास वापस आ जाओ। जाने दो, गीतांजलि ने दोबारा से अपनी कलाई पर से उसकी पकड़ हटाने की कोशिश की। उसने कहा ना, जाने देने के लिए। तभी कर्तव्य की सख्त आवाज वहां सुनाई दी। गीतांजलि और विक्रांत ने मुड़कर देखा तो कर्तव्य आंखों में आग लिए उसे देख रहा था। तू बोलेगा तो मैं छोड़ दूंगा, विक्रांत टेढ़ा हंसा। कर्तव्य ने आधी जली हुई सिगरेट लाकर विक्रांत के हाथ पर रख दी। विक्रांत दर्द से करा उठा और गीतांजलि की कड़ाई से तुरंत उसकी पकड़ हट गई, लेकिन कर्तव्य ने विक्रांत की हाथ से जलती हुई सिगरेट नहीं हटाई। मैं बोलूंगा तो सुनेगा नहीं, पर मैं मारूंगा तो मर जरूर जाएगा, कर्तव्य बेहद गुस्से से बोला
और गीतांजलि को अपने पीछे खींचते हुए अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी कर सनकी अंदाज में बोला, जो मेरा है उस पर मैं किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह बात तू कान खोलकर सुन ले। कर्तव्य की आंखें इस समय गुस्से से जल रही थी। गीतांजलि अपने आगे खड़े कर्तव्य को देख रही थी। वह उसके कठोर चेहरे को देखकर समझ गई थी कि वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा है। गीतांजलि उसकी पीठ को सहलाते उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगी। कर्तव्य ने गीतांजलि की कलाई पकड़ ली और उसे अपने सीने पर रख पकड़ लिया। विक्रांत एक बार फिर गीतांजलि के पास जाने वाला था, लेकिन कर्तव्य ने अपनी दाहिनी हथेली विक्रांत की छाती पर रख दी, जिससे वह वहीं पर रुक गया। कर्तव्य, अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, इसलिए उससे दूर रहो। हो सकता है मैं तुम्हारी हरकतों को भूल जाऊं कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूं, विक्रांत ने चेतावनी दी। लेकिन मैं तुम्हारे इरादों को ना तो भूलूंगा और ना ही माफ करूंगा, और मैं ये डिसाइड करूंगा कि तुम भी मेरे कामों को मत भूलो, कर्तव्य ने कामों शब्द पर जोर डालते हुए कहा। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने शब्दों पर पछतावा होगा। चलो एक प्रोफेशनल लड़ाई करते हैं। तुम्हें और दुनिया को यह साफ दिख जाएगा कि वास्तव में कौन ज्यादा पावरफुल है। यह कहकर उसने एक नज़र गीतांजलि को देखा और वहां से वापस चला गया। वहीं कर्तव्य गीतांजलि की ओर मुड़ा और उसके चेहरे को छूने लगा। गीतांजलि जल्दी से उसके गले से लग गई और घबराई हुई सी बोली, मुझे डर लग रहा है। उसकी आंखें, मुझे उस राक्षस से बहुत डर लग रहा है, गीतांजलि कांपती आवाज में बोली। कर्तव्य ने मन ही मन सोचा, काश तुम्हें पता होता कि असली राक्षस क्या होता है। उसने उसकी कलाई चूमी और प्यार से कहा, उसके बारे में मत सोचो, वह कुछ नहीं कर सकता, हम ठीक है ना। अब इस उदास चेहरे को पहले जैसा करो, हम यहाँ घूमने आए हैं। चलो अब उसको भूल जाओ, हम उसके लिए अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते। तुम क्या देख रही थी, चूड़ियाँ? हाँ चलो देखते हैं उनमें और क्या क्या है, उसने कहा और गीतांजलि के लिए खुद अपने हाथों से चूड़ियाँ सिलेक्ट करने लगा। ये देखते हुए गीतांजलि का मूड पहले से थोड़ा सही हो चुका था। धीरे धीरे वह फिर अपने खुश मिजाज मूड में आ गई। खूब खरीदारी और घूमने फिरने के बाद वह दोनों एक कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में सूर्योदय का आनंद लेने के लिए निकल पड़े। जैसे कि दोनों ने पहले ही तय कर रखा था कि उन्होंने अपनी रात बिताने के लिए वही स्थान सोची। गीतांजलि आग के पास बैठी जितना हो सके उतनी गर्मी लेने की कोशिश कर रही थी। वहीं कुछ दूरी पर एक छोटा सा टेंट लगा हुआ था, जिसके अंदर से कर्तव्य एक शॉल लेकर बाहर आया और उसे उड़ा दिया। गीतांजलि ने उसे देखकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी और उसे भी शॉल के नीचे छुपा लिया। तुम काफी ग्लो कर रही हो, कर्तव्य ने उसके बेहद करीब आकर उसके चेहरे को छूते हुए तारीफ की। गीतांजलि ने मुस्कुराकर कहा, इस ग्लो का कारण भी तो आप ही हैं। अच्छा, कर्तव्य ने गीतांजलि के गाल को हल्के से चूमकर कहा। हाँ आप सही है, क्योंकि उसके चूमते ही गीतांजलि के गाल पर गुलाबीपन आ गया था। चलो खाना तैयार है, वैसे भी मुझे भूख लग रही है। कर्तव्य ने गीतांजलि के माथे को चूमकर खाना लेने की तरफ बढ़ गया। उसने अपने हाथों से गीतांजलि को खाना खिलाया। दोनों अलग अलग विषयों पर बातें करते रहे। असल में गीतांजलि ही बोलती रही और कर्तव्य सर हिलाकर उसको खाना खिला रहा था। कभी उसको देखकर मुस्कुराता, कभी उसके होठों पर लगे खाने के टुकड़े को जीभ से साफ करता। वह बार बार कोई ना कोई नौटी हरकत कर ही रहा था। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद कर्तव्य गीतांजलि को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जॉन बेबी के बारे में क्या सोचती हो? यह सवाल सुनते ही गीतांजलि शर्मा गई और बोली, मैंने अभी तक बच्चों के बारे में नहीं सोचा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हमारे बच्चों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे विचार के बारे में पूछ रहा हूँ। बच्चे प्यारे होते हैं, गीतांजलि ने बहुत प्यार से कहा। कोई बच्चा पैदा करने के लिए एक्साइटेड है? कर्तव्य ने गीतांजलि को छेड़ा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गीत, हमें बेबी मिलेगा ना? कर्तव्य ने मासूमियत से पूछा। जी, गीतांजलि उसके सवाल से हैरान थी, जबकि कर्तव्य ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। मैं भी अपने बच्चे को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कर्तव्य चेहरे पर ढेर सारी चमक लिए बोला। गीतांजलि उसकी आंखों में आई चमक को देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उसके चेहरे पर शर्म की लाली दिखाई दे रही थी। वही कर्तव्य उसके लाल हो रहे चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। गीतांजलि ने अपना सर उसके कंधे पर रखा।
मैंने सुना है कि आपको इलेक्शन कैंपिंग करने पसंद है। गीतांजलि बात बदलते हुए बोली। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इलेक्शन कैंपिंग से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे इस तरह के सुकून का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। शादी से पहले मैं अक्सर शादी की बात को नकार देता था, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मेरा जीवन साथी क्या मेरा जीवन के इस पहलू का हिस्सा बनना चाहेगा। हे भगवान, मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, क्या तुम्हें ऐसा पसंद है या नहीं? गीतांजलि कुछ देर उसके चेहरे को निहारने के बाद ईमानदारी से बोली। सच कहूँ तो मैं पहले कभी ऐसी चीजों का हिस्सा नहीं रही हूँ, लेकिन अगर सोचूं तो आपके साथ मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा से आपके जैसे जीवन साथी चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि यह पल यहीं रुक जाए। मैं आपके साथ हमेशा खुश रहूं। मुझे लाइफ में पहली बार भगवान जी ने कोई अच्छी चीज दी है। गीतांजलि के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। कर्तव्य ने उसके गाल को थपथपाया और वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। दोनों उस खुले आसमान के नीचे बैठे एक दूसरे को देखते रहे और एक दूसरे की करीबी महसूस करते रहे। 2 महीने बाद कर्तव्य की फ्लाइट इंडिया में उतरी। सबसे पहले उसने गीतांजलि को फोन किया, लेकिन फोन बार बार बंद बता रहा था। कर्तव्य को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह होटल में फ्रेश होने के बाद सीधा बोर्ड मीटिंग में शामिल होने चला गया। पूरी मीटिंग के दौरान वह गीतांजलि की तस्वीर देखता रहा और बार बार उसे फोन करता रहा, लेकिन नतीजा वही रहा, यानी फोन बंद। मीटिंग के बाद वह जैसलमेर जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गया। की ट्रिप के दौरान वह उसकी तस्वीर ही निहारता रहा। जैसलमेर पहुंचने से पहले ही उसने उसके लिए कुछ फूल खरीदे, छोटे सुगंधित फूल, जिसे गीतांजलि अपने लंबे बालों में सजाती। उसके बालों के बारे में सोचते हुए कर्तव्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी कोशिशों का एक खूबसूरत नतीजा उसके मुलायम लंबे बालों के रूप में सामने आया, जिसे सहलाना और उनमें खेलना कर्तव्य को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। जैसलमेर हवेली में कितनी बिजी मीटिंग्स के बाद कर्तव्य भले ही थक गया था, लेकिन गीतांजलि से मिलने के लिए उसका मन अभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। गीतू, गीतू मेरी जान, हियर आर यू। कर्तव्य उसका नाम लेते हुए घर में दाखिल हुआ। गीतू, उसने कमरे में जाकर दरवाजा खोला, लेकिन युवराज को बेड पर बैठे हुए पाया। यूवी, तू यहाँ? गीत कहाँ है? कर्तव्य कंफ्यूज होकर बोला। युवराज ने अपना सर उठाया और उसकी उदास आंखें कर्तव्य से मिलने लगीं। वहीं कर्तव्य युवराज को एक नजर देख वापस गीतांजलि को देखने लगा। युवराज जल्दी से कर्तव्य की ओर भागा और उसके गले से लगकर रोने लगा। यूवी, क्या बात है? कर्तव्य उसका सिर सहलाते हुए प्यार से पूछने लगा। चलिए, मैंने ले लिया है सारा सामान। सिया कमरे में दाखिल होते हुए बोली। कमरे में कर्तव्य को पाकर उसके मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकली। भाई साहब! वह दौड़कर आई और कर्तव्य के गले से लग गई। सिया, सिया, रोना बंद करो। तुम दोनों बोलोगे भी कि क्या हुआ है? कर्तव्य ने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि असल बात क्या है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बार बार बता रही थी कि कुछ गड़बड़ नहीं, बल्कि बहुत बुरा हुआ है। भाई साहब, भाभी माँ। सिया ठीक से बोल नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। कहाँ है गीतू? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। मुझसे कह रही थी कि जब आप आओगे तो दरवाजे के पास आपका वेट करूंगी। अब देखो ना, मेरी कॉल पिक कर रही है और ना ही मुझे मिल रही है कहाँ तुम्हारी भाभी माँ? कर्तव्य की आवाज़ अब घबराहट में बदलने लगी थी। भाभी माँ को उन्होंने मारा, भाई साहब। युवराज रोते हुए बुदबुदाया। मैं सुन नहीं पाया, मेरा मतलब समझ नहीं पाया। गीतू कहाँ है? कर्तव्य कंफ्यूज होकर बोला। भाभी माँ को सबने मिलकर मारा भाई साहब, युवराज रोते हुए बोला। तुम क्या कह रहे हो गीतू के बारे में? गीतू के बारे में कुछ भी बकवास करने की हिम्मत मत करना। कर्तव्य ने दांत पीस लिए। उसके शब्द गहरे और धमकी भरे थे। भाभी माँ इस समय हॉस्पिटल में है भाई साहब। वो किसी से भी बात नहीं कर रही हैं, एक नज़र भी नहीं देखा किसी को, सिया ने रोते हुए कहा। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग लाइक हर अर्लियर सेल्फ। कोई कुछ पूछे, कुछ भी बोले, कोई रिएक्शन नहीं। वो 3 दिनों से बेड से उठी तक नहीं है। कुछ खाती है ना पीती है भाभी माँ, बस ऐसे ही लेटी रहती हैं। उन्हें सलाइन के सारे मेडिसिन इंजेक्शन के थ्रू दिए जा रहे हैं। सिया आंखों में नमी लिए बोली। ये सब किसने किया? कर्तव्य ने आराम से पूछा। वह शांत था, लेकिन उसकी शांति उन दोनों को डरा रही थी।
युवराज ने कहा, पता नहीं भाई साहब, कुछ बोला नहीं भाभी माँ ने अभी तक। वह कहाँ है? कर्तव्य ने एक आह के साथ कहा। हॉस्पिटल में भाई साहब, हम वही जा रहे हैं, सिया जल्दी से बोली और तीनों तेजी से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कर्तव्य हॉस्पिटल के चैम्बर के सामने खड़ा था। गीतांजलि के शरीर पर कई मशीनों के वायर्स जुड़े थे। जैसे उन्होंने बताया था कि वह मरे जैसा व्यवहार कर रही है। कर्तव्य को गीतांजलि को देखते हुए 15 मिनट से ज्यादा टाइम हो चुका था। वह अपनी जगह पर वैसे ही लेटी हुई थी। उसने थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश नहीं की और उसकी निगाह बस छत को ही देखे जा रही थी। मशीन की बीप की आवाज कर्तव्य को थोड़ी राहत दे रही थी कि गीतांजलि अभी जिंदा है। कर्तव्य अपने मन में कोई भी गलत शब्द सोचना नहीं चाहता था। वह देख सकता था कि उसके परिवार के लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह किसी को जवाब नहीं दे रही। वह गहरी सांस लेते हुए उस वार्ड में दाखिल हुआ। उसके परिवार के सदस्य उसे देखकर पीछे हटते गए और उसे आगे जाने की जगह दी। गीतू, कर्तव्य ने नरमी से पूछा। पल भर में गीतांजलि की नजर उसके परेशानी भरे चेहरे पर पड़ी। अचानक कर्तव्य को उसकी तेज सांसों के कारण उसकी चेस्ट तेजी से ऊपर नीचे होती हुई साफ दिखाई दे रही थी। उसके होंठ सर्द रातों में किसी अकेली आत्मा की तरह कांप रहे थे और उसके मुंह से सिसकी निकल रही थी। गीतांजलि ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर कर्तव्य को गले लगाने को कहा। एक पल भी इंतजार किए बिना कर्तव्य ने उसे गले लगा लिया और उसे रोने दिया। उसकी हर स्थिति, हर सिसकी, हर इसकी उसके अंदर हलचल मचा रही थी। ये वह दर्द था जिसे कर्तव्य को सबसे ज्यादा डर लगता था। उसकी चीख उसके लिए सुनना बहुत मुश्किल था। परिवार के लोग उन दोनों को अकेला छोड़कर जल्दी से रूम से बाहर निकल गए। 10 मिनट से ज्यादा हो गए, लेकिन गीतांजलि रोती रही। उसकी चीखें जरा भी कम नहीं हुई, मानो वह कर्तव्य को अपने सीने से लगाकर कई दिनों से दबे अपने जज्बात रो रही हो। बस कोई बात नहीं, शांत हो जाओ मेरी जान, मैं यहाँ हूं ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आराम से सांस लो गीत। कर्तव्य प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे को चूमकर बोला। गीतांजलि का रोना अब धीरे धीरे हिचकियों में बदल गया और कर्तव्य ने उसके रूप को ध्यान से देखा। माथे पर पट्टी, गर्दन पर चोट के निशान, बाएं पैर पर क्रैप बैंडेज, दोनों हाथों पर कई आधे अधूरे निशान। कर्तव्य ने उसकी दाहिनी हथेली को कोमलता से पकड़ लिया, लेकिन गीतांजलि हल्का सा भी दबाव सहन नहीं कर पाई और दर्द से करा उठी। आह! वह दर्द से सिसक उठी। दर्द हो रहा है? कर्तव्य ने बहुत ही प्यार से उसका हाथ छूते हुए सॉफ्टली पूछा। बहुत ज्यादा। मैं तो ऐसी जगह भी नहीं बता सकती जहाँ दर्द नहीं हो रहा। गीतांजलि रोते हुए शिकायत करने लगी। कर्तव्य ने दांत पीसते हुए उसकी उंगलियों को प्यार से चूमा। तभी डॉक्टर अंदर आए। डॉक्टर ने कर्तव्य को देखकर विश किया और गीतांजलि से उसके हेल्थ के बारे में पूछा। गीतांजलि ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस हाँ या ना में सर हिलाती रही। डॉक्टर ने कुछ जरूरी चीजें नोट की और फिर डॉक्टर उसके शरीर पर दवा लगाने के लिए नस में एक और सीरिंज का इंजेक्शन लगाया। दर्द महसूस करते हुए गीतांजलि ने कर्तव्य का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिसने बदले में इंजेक्शन वाली जगह के आसपास के हिस्से को सहलाकर दर्द कम किया और उसके कान में मीठी मीठी बातें बोली। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर चौहान, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। प्लीज, अगर आप फ्री हो तो केबिन में मिलिए। वही कर्तव्य ने हाँ में सिर हिलाया। वह डॉक्टर वहां से चला गया। कर्तव्य गीतांजलि को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता कि वह कैसे फिर से अपने पुराने रूप में बदल गई थी। गीतांजलि वही तनावग्रस्त रूप से छत को घूर रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, एक उंगली भी नहीं हिला रही थी, सिवाय उन आंसुओं के जो उसकी आंखों से निकलकर उसके बालों में खो जा रहे थे। ये बात कर्तव्य को बहुत बुरी लगी। उसने उसके बालों को छुआ और महसूस हुआ उसके रेशमी लहराते बाल जो कब के गायब हो गए हैं। कुछ भयानक हुआ है। उसके बाल जो कर्तव्य ने इतनी देखभाल करके कमर तक पहुंचाए थे, अब कंधे तक छोटे हो गए थे। जिसने भी गीतांजलि का यह हाल किया था, उसने उसके बालों को भी टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे काट दिया था। उसने गीतांजलि के नजरिए में आए हर बदलाव को नोट किया, लेकिन गीतांजलि से कोई भी सवाल नहीं पूछा। कहीं न कहीं उसे पता था कि उसकी पत्नी को किसी बात का गहरा सदमा पहुंचा है, जो उसके चेहरे पर डर जाहिर हो रहा है कि वह उसकी रक्षा करने में कैसे नाकाम रहा। कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन कर्तव्य अब अपना आपा खो चुका है। सोई हुई गीतांजलि पर आखिरी बार नजर डालते हुए कर्तव्य डॉक्टर से मिलने उनके केबिन में चला गया।
दरवाजा खटखटाकर वह डॉक्टर के केबिन के अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर चौहान प्लीज बैठ जाइए। दरअसल मैं आपकी वाइफ की हेल्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके शरीर पर कई चोट के निशान हैं। सबसे ज़्यादा उनके गले पर है। उनके बाएं पैर पर चोट है, वह पूरी तरह सूज गया है और उसे ठीक होने में समय लगेगा। वह 3 दिन तक लगातार हॉस्पिटल से बाहर रहीं। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। हमें जो भी दवा देनी है वह उनके शरीर में इंजेक्शन के जरिए दी जा रही है। इन सभी शारीरिक चोटों के अलावा उन्हें दिमागी चोट भी लगी है, लेकिन वह उन्हें दिखाई नहीं दे रही, जो शारीरिक चोटों से कहीं ज़्यादा नुकसानदायक होती है। उन्होंने अभी तक किसी से बात नहीं की, लेकिन आपको देखते ही उनकी भावनाएं आंसुओं में बह गई हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि उन्हें आप पर भरोसा है और वह सिर्फ आप पर ही निर्भर रहेंगी। मैंने उन्हें निगरानी में रखा है और उनकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप किसी थेरेपिस्ट से मिले और उसके जरिए अपनी वाइफ को ठीक होने में मदद कीजिए। आप उन्हें घर तभी ले जा सकते हैं अगर आप उन्हें पहले खाना खिला सकें। अगर वह खाना खाने लगेंगी तो वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। कर्तव्य ने सिर हिलाया और कहा, प्लीज मुझे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा दीजिए। मैं गीत को घर ले जाऊंगा। मिस्टर चौहान, मैं समय समय पर आपके घर आऊंगा ताकि उनकी सेहत का हाल चाल जान सकूं। और जिस तरह से उन्हें ये सब चोटें आई हैं, उसे देखते हुए मेरी एडवाइस है कि यह पुलिस का केस है। लेकिन मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लगता है आपके पिता इससे भी पहले निपट चुके होंगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। थैंक्स डॉक्टर, लेकिन आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। कर्तव्य ने पूछा। जी हाँ, प्लीज बोलिए ना मिस्टर चौहान। कर्तव्य ने पूछा, क्या आप अपनी छुट्टी का प्लान बना रहे हैं? डॉक्टर उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए बोला, नहीं मिस्टर चौहान, बहुत बढ़िया, क्योंकि अब आप जल्द एक से ज़्यादा मरीजों से मिलने वाले हैं जो और भी ज़्यादा चोटों से भरे होंगे। इसलिए उनके इलाज के लिए अपना समय खाली रखें। कर्तव्य ने सख्ती से कहा। कर्तव्य की आवाज़ में सख्त और गहरी आवाज़ सुनकर डॉक्टर भी कुछ पल के लिए सहम गया, लेकिन जल्दी उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। भाई साहब, भाभी माँ कुछ बोली? डॉक्टर क्या कह रहे थे? युवराज घबराया हुआ बोला। गीत से कोई कुछ नहीं पूछेगा क्या हुआ था। और मेरी डॉक्टर से बात हुई है। उनका कहना है कि गीतांजलि जल्दी रिकवरिंग कर रही है, इसलिए वह घर जा सकती है। दैट्स गुड। गीतांजलि को मेंशन ले चलते हैं। घर में रहेगी तो वह जल्दी ठीक होगी। ओंकार सिंह ने जल्दी से कहा। नहीं, हम जैसलमेर वापस जा रहे हैं। वह चौहान मेंशन नहीं जाएगी। कर्तव्य ने सर्द आवाज में कहा। अहिल्या बीच में बोली, कर्तव्य बेटा, घर में सब होंगे तो उससे अच्छा माहौल मिलेगा, जल्दी ठीक हो जाएगी। कर्तव्य ने कहा, नहीं, मैं जानता हूँ उसे क्या चाहिए। अब आप सब प्लीज यहाँ से जाइए। थैंक्स फॉर हेल्पिंग हर आउट। इन कई सालों में पहली बार कर्तव्य ने अहिल्या से कुछ रूखेपन और फॉर्मेलिटी से कहा। कर्तव्य युवराज की ओर मुड़ा और बोला, युवी, क्या तुम गीत को घर ले जाने के लिए कुछ जरूरी इंतजाम कर सकते हो? युवराज ने फटाक से कहा, जी भाई साहब, मैं अभी कर देता हूँ, और जल्दी से वहां से चला गया। मृत्युंजय ने कर्तव्य का कंधा थपथपाया और कहा, उसका ख्याल रखना। कर्तव्य ने कहा, मैं रखूंगा काकू साहब, मैं रखूंगा। और ओंकार सिंह पर अपनी लास्ट नजर डालते हुए वापस गीतांजलि की बाट की तरफ चला गया। जैसलमेर हवेली में आराम से गीत। कुछ देर बाद कर्तव्य ने गीतांजलि को आराम से बेड पर लेटा दिया। उसने उसकी पीठ को सहारा देने के लिए उसके पीछे तकिया लगा दिए। वह उसके बगल में बैठ गया। दोनों इस समय एक दूसरे के पास थे। कर्तव्य प्यार से बोला, गीत, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर घर लाया था कि तुम खाना खाओगी और पूरी तरह हेल्दी होकर वापस अपने पहले वाली कंडीशन पर आने की कोशिश करोगी। उसकी बात सुनकर गीतांजलि ने सिर हिलाया। गहरी सांस लेते हुए गीतांजलि की नज़र बेड साइड कैबिनेट पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दराज खोलने के लिए बाईं ओर झुकी। कर्तव्य उसकी मदद के लिए आगे आया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उसने सफलतापूर्वक एक पैकेट निकाला और कर्तव्य को थमा दिया। कर्तव्य ने एक्साइटेड होकर पैकेट देखा, लेकिन अंदाजा नहीं लगा पाया कि अंदर क्या है। जब कर्तव्य की कंफ्यूजिंग निगाहें गीतांजलि पर पड़ी तो गीतांजलि ने उसे खोलने का इशारा किया। कर्तव्य ने उसे खोला और उसमें इस्तेमाल की गई प्रेगनेंसी टेस्ट किट देखकर हैरान हो गया। किट पर पॉजिटिव होने के संकेत थे।
क्या क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कर्तव्य ने जल्दी से पूछा। उसकी आवाज़ खुशी और एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। गीतांजलि उसके एक्साइटमेंट से मुस्कुराई, लेकिन लेकिन उसके शब्दों ने कर्तव्य को तोड़ दिया। मैं प्रेग्नेंट थी। उन्होंने हमारे बच्चे को मार डाला। उन्होंने हमारे बच्चे को मार डाला। गीतांजलि मुस्कुरा रही थी, उसके आंसू बहते जा रहे थे। कर्तव्य ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी बाहों में जाते ही वह गीतांजलि फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी सारी भावनाएं और उसने अपने होश में आने के बाद जो पल खुश होने के लिए रखे थे, वह सब बता दिए। क्या हुआ था? कर्तव्य मुश्किल से बोला। मैं गीतांजलि को इसी सवाल का इंतजार था। वह सीधी बैठी और अपने आंसू पोंछते हुए उसे बताने लगी। फ्लैशबैक। कर्तव्य ने आईने के सामने अपनी टाई ठीक करते हुए पूछा, क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं आना चाहती? गीतांजलि ने उसके ब्लेजर को ठीक करते हुए नरमी से कहा, मैं यहाँ ठीक से रहूंगी। दरअसल मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। हम दोनों हवेली छोड़ चुके हैं। पापा को भी हमारी बहुत याद आ रही है और मुझे भी सभी की। इसलिए मैं जोधपुर घूमने जा रही हूँ। उसने पूरी ईमानदारी से सच बताया। हाँ, भाई मैं सोचूं कि मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे मिल रही है। गुन्नू के पापा गुन्नू को ज़्यादा याद कर रहे हैं। कर्तव्य उसे चिढ़ाते हुए बोला। नहीं नहीं, वह बन्नी को भी याद कर रहे हैं। गीतांजलि जल्दी से बोली, लेकिन कर्तव्य ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, जैसे वह ओंकार सिंह के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। आई एम रेडी। ट्री सर्विंग। रात को मुझे इतना थका देती हो ना तुम कि कर्तव्य उसे चढ़ाने के लिए कुछ भी बोलने लगा, लेकिन गीतांजलि ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, प्लीज चुप। हमेशा मुझे रात को लेकर चढ़ाते रहती हैं। चाहते भी तो आप ही हैं मुझे तो। वह उससे कंप्लेंट करने लगी। ओह प्लीज, हाँ गीतू, यू आर मच सेंसिटिव अबाउट योर क्लियर दैट टेंशन। वैसे तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, ये तलब ही ऐसी है। धत, कुछ भी। चलिए, अब अभी नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बाद में, रात को। कर्तव्य एक बार फिर उसकी बात को लेकर उसे छेड़ने लगा। गीतांजलि कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी और बोली, क्या रात को? तुमने ही तो कहा ना। लेकिन बेबी गर्ल, अभी प्यार करना नहीं चल सकता ना मेरी जान। कर्तव्य जी, मैं आपको भय करने को नहीं कह रही, ब्रेकफास्ट करने को कह रही हूँ। हाय हाय, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। कर्तव्य अपनी ही हरकत पर मुस्कुराया। आए बड़े मेरे न समझ सैया, बिल्कुल कुछ मालूम ही नहीं आपको। गीतांजलि मुंह बनाते हुए बोली। आए कितना समझती है मेरी बीवी मुझे। कर्तव्य उसकी नाक को दबाते हुए चिढ़ाया। ओह मत करिए ना ऐसा। गीतांजलि ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। मत करिए ना ऐसा, तो आप भी मत करिए ना मेरे साथ, जो रात को करती हैं। कर्तव्य गीतांजलि को चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहा था। मैंने मैंने क्या किया? मुझे मेरी बीवी से प्यार नहीं करने देती हो आप, मोहतरमा। दिन भर थका हारा आदमी घर अपनी बीवी की बाहों में सुकून ढूंढता है, और आप है कि मेरी बीवी को दूसरे फिजूल काम में बिजी रखती हैं और थोड़े नखरे भी दिखाती हैं। करते हुए उसे अपने करीब करते हुए बोला। और और गीतांजलि उसकी बातों में मदहोश सी होने लगी। और वह मेरे छूने से खोसी जाती है। तब उसके जो ये लिप्स है ना, ये मुझे अपनी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कर्तव्य उसके निचले होंठ को अपने होंठ में दबाते हुए बोला। और कर्तव्य ने अपना अंगूठा उसके मुंह में डाल दिया। गीतांजलि ने गहरी आह भरी और उस पर अपने दांत गड़ा दिए। उसकी ये जो सिसकियां मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती हैं। गीतांजलि, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ पूरी तरह से। मेरी जान, मुझे आज एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। प्लीज आप मत तड़पाओ। कर्तव्य अपनी दबंग आवाज़ में बोला। उसने अपना माथा उसके माथे से सटाया और आंखें बंद कर लीं। गीतांजलि खिलखिलाकर हंसी और बोली, जल्दी घर आइएगा हमारे नॉटी हस्बैंड जी। फिर आप जो कहेंगे वह हम पूरे करेंगे। कर्तव्य मुस्कुराया। मेरी मासूम बीबी काफ़ी बोल्ड होती जा रही हो। मैं समझ गई, आपको लगता है कि आपकी गीतांजलि पहले बोल्ड नहीं थी। वह एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर यह सच नहीं भी है तो भी मेरे बेचारे दिल को यही सोचकर भ्रम में रहने दो। कर्तव्य उसके गले में हाथ डालकर उसे लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ विक्रांत लगातार बेचैनी से जमीन पर पैर पटक रहा था और बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रहा था। वह कभी अपना कोट ठीक करता तो कभी अपने बाल। एक गहरी मुस्कान के साथ उसने सोचा, बस आज की डील हो जाए, इन मल्टीनेशनल कंपनियों पर मेरा कंट्रोल हो जाएगा
और फिर मैं कर्तव्य सिंह चौहान को अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। मैं पैसों से खेलूंगा और वह बुरी तरह से तड़पेगा। गीतांजलि ने मुझे ठुकराकर गलती की। मेरा दिल तुम पर आ गया है, इसलिए तुम्हें तो मैं पाकर ही रहूंगा। गीतांजलि। मिस्टर विक्रांत, क्या आप 7वीं मंजिल की लॉबी में इंतजार कर सकते हैं? सर, कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाएंगे, रिसेप्शनिस्ट ने बताया। विक्रांत इस मीटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड था। यह डील उसके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं थी। वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि यह उसे कर्तव्य से ऊपर उठाकर जीने का मौका देने वाला था। विक्रांत गीतांजलि को अपने पैसों से लुभाना चाहता था, और यह उसी दिशा में उसका एक मास्टर स्ट्रोक था। अगर गीतांजलि फिर भी राजी नहीं हुई तो उसने मनीषा को गीतांजलि के खिलाफ भड़काने के लिए तैयार कर लिया था, ताकि वह उस पर आरोप लगाए और कहे कि उसने कर्तव्य के जीवन में मनहूसियत फैलाई है, जिसकी वजह से उसने अपनी पुश्तैनी समृद्धि खो दी। विक्रांत 7वीं मंजिल पर पहुंचा और बैंड स्टोर इंडस्ट्रीज के इकलौते मालिक के ऑफिस एरिया के आजू बाजू देखते हुए लॉबी में दाखिल हुआ। लॉबी को देखकर उसकी लार टपक रही थी। सब कुछ बहुत आलीशान था और वहां पैसा और ताकत का डंका बज रहा था। विक्रांत मुस्कुराया और सोचने लगा कि वह भी ऐसा ही एक ऑफिस बनाएगा और अपनी ताकत दिखाने के लिए कर्तव्य को अपने ऑफिस में नौकरी देगा। यह विचार आते ही वह खुद पर ही हंस पड़ा। अरे विक्रांत, ईशानी वहां आते हुए बोली। तुम लेट हो गई, विक्रांत ने उसे डांटा। ईशानी ने जवाब दिया, तुम समय से पहले आ गए। वैसे मैंने सुना है कि कंपनी का सीईओ अभी तक नहीं आया है, इसलिए प्लीज चुप रहो। ईशानी ने उसे एक नज़र घूरा और चुप हो गई। विक्रांत ने कहा, मुझे अपने पिछले प्लान में कोई बाधा नहीं चाहिए। ईशानी ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि कर्तव्य के लिए तुम्हारा प्यार हमें ले डूबेगा, और गीतांजलि के लिए जो प्यार है उसका क्या? विक्रांत हंसा। मैं गीतांजलि से प्यार नहीं करता। ईशानी ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, उसे जाने भी दो विक्रांत। मैं 16 साल की थी तब से उसे जानती हूँ। उसकी आंखों में जो गीतांजलि का नशा है ना, वह कोई भी देखकर आराम से पहचान सकता है। तभी वहां पर मैनेजर ने आकर कहा, मिस्टर विक्रांत, सर आ गए हैं। वे ठीक 3 मिनट में आपसे मिलेंगे, और उन्हें केबिन के अंदर ले गया। विक्रांत उत्साहित तो था ही, पर थोड़ा घबराया हुआ भी था। उसने सोचा, अगर इस जगह से भी इतनी दौलत की खुशबू आ रही है तो यहाँ का बॉस कैसा होगा। उसने फिर से अपना हुलिया देखा। उसने सुना था कि उनका बॉस बहुत परफेक्ट है, इसलिए विक्रांत नहीं चाहता था कि उसका पहला इंप्रेशन खराब हो। क्लिक की आवाज़ सुनकर विक्रांत खड़ा हो गया और एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ पीछे घूमा। लेकिन उस आदमी को देखकर विक्रांत और ईशानी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। विक्रांत यह देखकर दंग रह गया कि कर्तव्य बड़ी शान से अपनी चेयर की ओर बढ़ रहा है। ईशानी भी बेहोश होने के कगार पर थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कर्तव्य वही है जिसके बारे में उसने सोचा था कि उसे दोबारा से बिजनेस में अपना नाम बनाने में कई मुश्किलें आएंगी। लेकिन वह तो अकेला ही इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर चुका था। उसे तो चौहान कंपनी की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि चौहान कंपनी को उसके साथ उभरने और चमकने की जरूरत थी। कर्तव्य को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसके सामने कौन है। वह अपनी चेयर पर शान से बैठ गया। विक्रांत ने अपनी उलझन भरी भावनाओं पर काबू पाया। अचानक इतनी बड़ी घटना से उसका सर घूमने लगा था। उसने तो सोचा था कि वह उसे नौकरी देगा, जबकि वह खुद कर्तव्य के यहाँ डील साइन करवाने और यहाँ तक कि उससे अपनी बात मनवाने की विनती करने आया है। उसे लगा कि मानो ब्रह्मांड उसकी बातों और इरादों का मजाक बना रहा हो। विक्रांत ने खुद को संभालते हुए इस खामोशी को तोड़ने की सोची। उसने एक बनावटी और औपचारिक मुस्कुराहट के साथ कर्तव्य को विश किया। गुड मॉर्निंग मिस्टर चौहान। कर्तव्य ने उसका अभिवादन स्वीकार ही नहीं किया, जिससे विक्रांत दांत पीस कर रह गया। लेकिन बाहर से वह खुद को साथ दिखाने का दिखावा कर रहा था। ईशानी पूरी तरह से कर्तव्य को इस इतनी बड़ी कंपनी का मालिक पाकर पागल सी हो गई थी। एक बार तो कर्तव्य के लिए उसकी चाहत हिल गई थी, जब उसे पता चला था कि कर्तव्य अब चौहान कंपनी का हिस्सा नहीं रहा। अब वह खुद एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। एक बार फिर उसके अंदर कर्तव्य को पाने की इच्छा बढ़ने लगी। कर्तव्य ने अपने सामने रखी फाइल खोली और कुछ पन्ने छोड़कर उसने विक्रांत से पूछा, तो मिस्टर विक्रांत, आपके पास क्या है? यह जो प्रोजेक्ट है, यह हमारे बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। और आप जानते हैं, विक्रांत कर्तव्य के बराबर
प्रभावशाली व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित था, इसके कारण वह अपने शब्दों से लड़खड़ा रहा था। कर्तव्य ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस छोटे से प्रोजेक्ट की जरूरत है? कर्तव्य ने अपने हर शब्द पर जोर दिया और विक्रांत के शब्दों का मजाक उड़ाया। उसका ये कहने का मतलब नहीं था। ईशानी उसकी टेबल पर झुकते हुए अपनी आवाज में हद से ज्यादा मिठास घोलते हुए बोली। कर्तव्य कर्तव्य ने अपनी नजर विक्रांत से हटाई और ईशानी पर टिका दी। तुम कौन हो? क्या तुम उसकी बिजनेस पार्टनर हो? बिजनेस कंसल्टेंट, सलाहकार हो, बड़ी शेयर होल्डर हो? उसके बिजनेस वेंचर्स में तुम्हारी क्या पोजीशन है? जहां तक मुझे याद है उसकी कंपनी में तुम्हारी कोई भी पोजीशन नहीं है और मैं अपनी मुलाकातें बेहद औपचारिक रखना पसंद करता हूँ। अगली बार तुम अपने दोस्त के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहो तो कैफे चले जाना, लेकिन अभी के लिए मिस ईशानी तुम बाहर लॉबी में इंतजार कर सकती हो। कर्तव्य का लहजा बेहद घमंड भरा था और ईशानी को ऐसा करना भी चाहिए था, क्योंकि उसने भी तो पहले गीतांजलि पर ऐसा ही जहर उगला था। ईशानी ने बिना कुछ बोले उसके केबिन से बाहर निकल गई, क्योंकि इस समय उसे कर्तव्य के आगे कुछ बोलना सही नहीं लगा। वही विक्रांत ने इंतजार में अपने सूखे होंठों पर जीभ फिराई। ईशानी के जाते ही कर्तव्य ने अपनी तेज बात जैसी निगाहें विक्रांत पर टिका दी और अपनी सीट पर पीछे की ओर झुककर बैठ गया और बोला, मिस्टर विक्रांत। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वह विक्रांत को वहां देखकर उसका मजाक बना रहा हो। जब मैंने पूछा आपका ऑफर क्या है, तो इसका मतलब था कि इस डील के साथ आप क्या बिजनेस ऑफर करते हैं। मैंने आपसे मेरा मुनाफा गिनने के लिए नहीं कहा था और आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप अपने विचार और सुझाव सिर्फ अपने मुनाफे तक ही सीमित रखें। मेरा इतना मुनाफा है कि तुम थक जाओगे पर गिन नहीं पाओगे। और पता है, सबसे बड़ा मुनाफा मेरे लिए गीतांजलि है। अब यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं हारे हुए लोगों के साथ बिजनेस नहीं करता, जो ये तय भी नहीं कर सकते कि उनके लिए कौन अच्छा है। पहले वह हार जाते हैं, फिर वह पागल आवारा कुत्तों की तरह उसका पीछा करते हैं। पुष्कर मेले में गीतांजलि को छूने और कर्तव्य को धमकी देने से विक्रांत ने खुद पर जो अपमान लाया था उसका बदला लेते हुए कर्तव्य ने तंज कसा। लेकिन विक्रांत के दिमाग में बस एक ही शब्द या नाम अटका हुआ था, गीतांजलि। उसके पागलपन, अपमान, गुस्सा, हताशा और नींद, हर चीज की वजह अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छलनी होते देख भी विक्रांत ने कुछ नहीं कहा और बहुत डरते हुए बोला, मिस्टर चौहान माफ करें, आगे से मैं अपने काम से काम रखूंगा, लेकिन कम से कम एक बार मेरे प्रोजेक्ट पर नजर तो डालिए। इतनी बेचैनी क्यों है? हाँ, अब समझ गया। अगर ये डील साइन हो रही है तो पूरे राजस्थान में आप बेजोड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रॉफिट करवाएंगे, क्यों? है ना? वैसे भी प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा है ना, इसलिए कि तुम इसे पाने के लिए बेचैन हुए जा रहे हो। लेकिन इस डील में कुछ कमी है जो मुझे ज्यादा आकर्षित नहीं कर रही है। कर्तव्य टेढ़ा मुस्कुराया। क्या छूट गया है? क्या है वो? विक्रांत ने बेचैनी से, घबराहट से फाइल दोबारा पलटकर पढ़ना शुरू कर दिया। दरवाजे के पास अचानक नॉक हुआ। कर्तव्य ने अंदर आने को कहा। दरवाजा खुला और उसका पीए अंदर दाखिल हुआ। सर, आपकी कॉफी। वह उसकी कॉफी रखकर तुरंत ही केबिन से बाहर चला गया। कर्तव्य शांत भाव से बैठ गया और पूरी तरह शांत होकर विक्रांत की इस हालत का मजा लेकर कॉफी पीने लगा। 10-15 मिनट के बाद भी विक्रांत को वह चीज नहीं मिल सकी। क्यों नहीं मिली? कर्तव्य की सख्त आवाज उसके कान में गूंजी। विक्रांत का कोई जवाब न मिलने पर कर्तव्य ने आगे कहा, दरअसल प्रॉब्लम तुम्हारी इस मंदबुद्धि दिमाग में है। खैर, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अभी फाइल में नहीं है, बल्कि उसे प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति के तरीके में है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौहान। विक्रांत उसकी डबल मीनिंग बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। कर्तव्य अब सीधा बैठता हुआ घमंड से बोला, तुम्हारी गलती यह है कि तुम मुझे मिस्टर चौहान बोल रहे हो। द वे यू आर एड्रेस मी। एक दूसरे को फर्स्ट में सरनेम से वही लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जो एक दूसरे से या तो रिलेशन में करीब होते हैं या फिर स्टेटस में। कर्तव्य ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। विक्रांत अब समझ गया कि कर्तव्य क्या कहना चाहता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सर कहूँ? बिल्कुल, बिना किसी झिझक के, क्योंकि अगर तुमको यह डील साइन चाहिए तो तुमको अपनी कंपनी के 70% शेयर छोड़ने होंगे। तुम सिर्फ 30% के मालिक होगे। कर्तव्य ने अपनी मांग रखी। ये तो पॉसिबल नहीं है। विक्रांत हल्के गुस्से से बोला, तो फिर यह डील भी पॉसिबल नहीं है। यह सुनते ही विक्रांत ने अपनी आंखें बंद कर दी।
मैं धीरे धीरे सब कुछ खो रहा हूँ, और वह भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथों, यानी कि कर्तव्य के हाथों। लेकिन मैं उसको किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगा। उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। अगर कंपनी को घाटा हुआ तो 70% शेयर का मालिक होने के नाते कर्तव्य का घाटा उसके मुकाबले ज्यादा होगा। ये बात दिमाग में आते ही विक्रांत मन ही मन खुश हुआ और जल्दी से बोला, डील मंजूर है, भले ही इसके लिए उसे अब अपनी कंपनी को ही क्यों ना अपने हाथों बेचना पड़े। कर्तव्य ने उसे डील के पेपर दिए, वही विक्रांत ने उस पर जल्दी से अपने साइन कर दिए। छोटे लोग और उनकी छोटी सोच। कर्तव्य टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं। विक्रांत उसकी बात से बीते वक्त परेशान सा हो गया। क्या बेवकूफ़ की तरह सॉरी सॉरी लगा रखा है? तुम्हें पता है बारिश के मौसम में ट्रेन सब ब्लॉक क्यों होते हैं? क्योंकि पानी रास्ते पर आ जाता है। क्योंकि तुम्हारा घटिया दिमाग जो गटर को ब्लॉक कर देता है। कर्तव्य पास रखे पेन को अपने हाथों से घुमाते हुए विक्रांत नासमझी से बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे अकल के अंधे, मैंने तुम्हें क्या कहा? 70% मेरा होगा, नहीं ना? इतना नहीं सोचा कि यह पॉसिबल नहीं हो सकता है। पूरा 70% शेयर मेरा नहीं होगा। बट तुम बेवकूफ़ स्टूपिड हो। ये बताओ, तुम करोगे बिजनेस? तुम तो गधे से भी ज्यादा बेवकूफ़ हो। तुम बिजनेस करने के लायक ही नहीं हो। विक्रांत को बहुत ज्यादा अपमान सहना पड़ा। इससे पहले वह कभी भी इतना अपमानित नहीं हुआ था। कर्तव्य का हर शब्द विक्रांत के घमंड पर सटीक निशाना साध रहा था। पर तभी इसी के लिए वो वहां मौजूद था। वह शारीरिक भाषा में शायद ही शामिल होता था, लेकिन चेहरे पर गुस्सा और आवाज में निराशा बहुत कम देखने को मिलती थी। वह अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ मीठा जहर पिलाने के लिए जाना जाता है, जो उसके शिकार को दबोच लेती है। वह लोगों को भावनात्मक रूप से नष्ट करने में माहिर है। वह उनके छोटे से दिमाग को निशाना बनाता है, और उसने उसके साथ भी यही किया। ये अनुबंध रघुवंशी कौन है? विक्रांत ने कर्तव्य के इन कठोर शब्दों को इग्नोर करते हुए कहा, क्योंकि मैं यह सहन नहीं कर पा रहा था। तभी अनुबंध रघुवंशी कर्तव्य के केबिन में दाखिल हुआ। उसका चेहरा पूरी तरह भावशून्य था। उसकी आंखें एकदम डेविल की तरह ठंडी थी। उसे देखते ही विक्रांत को अपने माथे पर पसीना आता महसूस हुआ। अनुबंध अकड़ के साथ विक्रांत के ठीक बगल में आगे बढ़ा। उसकी तेज निगाहों को देखते हुए विक्रांत ने जल्दी से अपनी निगाहें नीची कर ली। अपने माथे पर आए पसीने को जल्दी से साफ करने लगा। अनुबंध थोड़ा नीचे झुका और विक्रांत के चेहरे पर धुआं छोड़ते हुए, जैसे ही उसने एक बार गीतांजलि के साथ किया था। अनुबंध ने जलती हुई सिगरेट विक्रांत की उंगली के पास गिरा दी, जिससे विक्रांत सिहर उठा। उसे लगा कि कहीं उसकी उंगली पर चोट न लग जाए। अनुबंध ने सिगरेट का बूंद विक्रांत की उंगली के पास रखी एश ट्रे में रगड़ दिया। रिलैक्स विक्रांत, डरो मत। इसका क्या है? इज ओनली सुपरफिशियल ब्यूटी। अब मान लो अगर मैं ये गलती से तुम्हारी उंगलियों पर रगड़ देता, तुम्हारे ये गंदे हाथ गीतांजलि के गाल पर निशान नहीं छोड़ पाते, पर ये जलती सिगरेट जरूर तुम्हारी उंगलियों पर गंदा निशान जरूर छोड़ जाता। क्यों कर्तव्य? उसके बोलने का अंदाजा बहुत ज्यादा डरावना था। विक्रांत ने अनुबंध को देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर उसने अपना चेहरा जल्दी से कर्तव्य की ओर घुमाया। विक्रांत के चेहरे पर डर के भाव थे। उसे ये शब्द याद आ गए, क्योंकि ये वही शब्द थे जो उसने गीतांजलि को शादी से पहले कहे थे। तो यही है बिजनेस मास्टरमाइंड जो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा? मुझे तो नहीं लगता। अनुबंध एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ विक्रांत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। कर्तव्य ने पानी भरा गिलास विक्रांत की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू। विक्रांत ने जल्दी से गिलास को पकड़ा और पानी पीने लगा। अरे वह पीने के लिए नहीं है, उसमें डूबकर मर जाने के लिए दिया है। इसी के साथ कर्तव्य और अनुबंध ने एक दूसरे को हाई फाई दी और हंसने लगे। वही विक्रांत गुस्से से जल उठा। अब घूरना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, कर्तव्य ने उसे बहुत ही रूखे टोन में कहा। अभियान और अभिमन्यु कर्तव्य की प्राइवेट लिस्ट से उसके केबिन की तरफ आए। तभी अभिमन्यु की नजर ईशानी पर पड़ी, जो कर्तव्य के केबिन के शीशे के पास खड़ी अंदर घूर रही थी। अभिमन्यु और अभिमान वहां खड़े होकर उसे गुस्से से घूरने लगे। कुछ देर बाद ईशानी गहरी सांस लेकर पलटी तो देखा और पाया कि अभियान अपनी जानलेवा निगाहों से उसे घूर रहा है। उसे देखकर वह सांस लेना भूल गई। किसे देख रही हो? अभिमान उसके पास आते हुए टेढ़ा मुस्कुराया और अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट का रैपर फाड़ते हुए बोला। अभियान के तेज और गुस्सैल आवाज से ईशानी इतना डर गई कि वह अपनी आंख भी नहीं झपका सकी।
अभिमन्यु पीछे खड़ा तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। नहीं नहीं, किसी को नहीं, ईशानी ने अभिमान को जवाब दिया, लेकिन अभियान की गुस्से भरी निगाहों से वह अभी भी बुरी तरह डरी हुई थी। तो किसे? उस सुअर को? अरे नहीं, उस सुअर को थोड़ी देखेगी, कर्तव्य को देख रही हो। आई एम सॉरी फॉर माई बर्ड, ताड़ रही हो हमारे बेचारे कर्तव्य को। अभिमन्यु की बात सुनकर ईशानी की आंखें चौड़ी हो गईं। वहीं अभियान उसके पास आया, उसकी निगाहें उसके पसीने से तर हो चुके माथे पर पड़ी। तुम पर यह डर बहुत सूट करता है ईशानी, पर डर कायम रहना चाहिए। वह टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसे देखकर कर्तव्य के केबिन की ओर बढ़ गया। वहीं अभिमान ने उसे एक कुटिल मुस्कुराहट दी और अपने हाथ में पकड़ा चॉकलेट का रैपर उसे थमाते हुए बोला, डाल देना डस्टबिन में। अभियान ने पीछे मुड़कर देखा और अभिमन्यु को हंसकर कहा, भाई जल्दी से एसी का टेम्परेचर हाई करो, मैडम को पसीना आ रहे हैं। ईशानी ने दांत पीस लिए। यही वजह थी कि वह कर्तव्य के दोस्तों से इतनी नफरत करती थी, लेकिन वह कर्तव्य से प्यार करती थी और उसे ये सारे दर्द भरे ताने शुरू से सुनने पड़े थे। वहीं कुछ ही मिनट बाद विक्रांत उसके केबिन से बाहर निकल आया। क्या हुआ विक्रांत, डील हुई या नहीं? ईशानी जल्दी से बोली। कर्तव्य को पहले उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और एक दर्द भरी आवाज के साथ कहा। वहीं दूसरी तरफ लोकल मार्केट में, ये कितने का है भाई साहब? गीतांजलि ने बहुत ही प्यारा सा फ्लावर पॉट देखते हुए उस छोटी सी दुकान के मालिक से पूछा। छी छी, कितने बुरे दिन आ गए हैं ना तुम्हारे गीतांजलि। देखो ना, वे लोकल मार्केट की इस छोटी सी दुकान से सामान को खरीदना पड़ रहा है तुम्हें। गीतांजलि ने पीछे मुड़कर एक नज़र मनीषा का चेहरा देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इससे मनीषा और ज्यादा चिढ़ गई। व्हाट हैपेंड? बोल क्यों नहीं रही कर्तव्य के बारे में? बेचारा, उसे तो लगा होगा कि शादी हो गई है, पर देखो ना, शादी के साथ बर्बादी भी घर आ गई है। उसे कहाँ मालूम था कि तुम शादी करने के बाद उसकी फैमिली, उसका घर, उसका ड्रीम, उसका बिजनेस, उसकी हर एक चीज तुम उससे छीन लोगी। तुम तो काली बिल्ली हो जो हर किसी का रास्ता काट लेती है। तुमने तो कर्तव्य की जिंदगी को नर्क बना दिया है। अब बोलो, क्यों बोल नहीं रही हो? काली बिल्ली की जबान कहाँ चली गई? गीतांजलि मनीषा की बातों का जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन जब गीतांजलि से और अधिक नहीं सुना जा सका तो उसने कहा, मेरी जबान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भौंकती हुई बीच पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच कहने की? मैंने तुम्हें बीच नहीं कहा। क्या तुमने मुझे ये कहते हुए सुना? मनीषा, तुम बीच हो? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस तुम्हारी बिल्ली वाले सवाल का जवाब अपने कुत्ते वाले जवाब में दे दिया। गीतांजलि एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोली। मेरे साथ विक्टिम कार्ड खेलने की हिम्मत मत करना, मनीषा अकड़ के साथ बोली। मुझे गंदे लोगों के साथ गंदा खेल खेलना पसंद भी नहीं है, गीतांजलि ने पलटकर कहा। मनीषा ने बिना किसी बात के हंसते हुए कहा, अच्छा, इसीलिए तुम्हारे मुंह में जबान आ गई है। तुम कहो तो फिर से गूंगी बना दूं? इतना कहते हुए मनीषा गीतांजलि को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि बीच में रणविजय, कर्तव्य का बॉडीगार्ड, मनीषा और गीतांजलि के बीच में आ गया। रणविजय ने मनीषा को देखकर बेहद गुस्से से कहा, पीछे हट जा घटिया औरत। मनीषा रणविजय को देखकर डर सी गई और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी, लेकिन उसने जाने से पहले गीतांजलि को नफरत भरी निगाहों से देखना ना भूली। क्या आप ठीक हो? रणविजय ने बहुत नरम आवाज में पूछा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब ठीक है। क्या आपको वह चीज मिल गई जो मैंने बताई थी? यस मैडम, रणविजय ने कहा। चलो फिर चलते हैं रात के समय। गीतांजलि एक नॉवल पढ़ रही थी, वही कर्तव्य उसके पास बैठकर स्मोक कर रहा था। गीतांजलि अपने हाथ में पकड़ी स्टोरी बुक को देखते हुए, ये आप लोग सिगरेट के साथ इतना ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं? कर्तव्य ने गीतांजलि से कहा। ऑब्सेस्ड नहीं है मेरी जान, बस कुछ सोच रहा था तो एक स्मोक कर लिया। चलो अब अच्छा नहीं करूँगा, वह पहले ही 2-4 सिगरेट खत्म कर चुका था। गुड बाय, गीतांजलि ने उसके बाल बिखेरे। ओए, इससे पहले कि कर्तव्य उसे पकड़ पाता, गीतांजलि उठकर बेड की तरफ भाग गई। कुछ देर बाद कर्तव्य बेड पर लेटकर वही किताब पढ़ रहा था जो कुछ मिनट पहले गीतांजलि पढ़ रही थी। एक और प्रेम कहानी? उसने पूछा। लेकिन यह एक मिस्ट्री लव स्टोरी है, गीतांजलि ने जवाब दिया। वाह अच्छा, कर्तव्य ने सादा सा जवाब दिया। गीतांजलि उसके पास बैठी, कभी उसके माथे, कभी उसकी नाक, तो कभी उसके गालों को छूकर देख रही थी, लेकिन कर्तव्य ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वह वहीं खोया हुआ था।
ऐसी भी क्या बात है जो आपको मेरे होते हुए डिस्ट्रैक्ट कर रही है? कर्तव्य शरारत से उसके गाल खींचते हुए। हाय मेरी गीतू, जेलस हो रही है? वैसे ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। मैं बस अपनी कंपनी के बारे में सोच रहा था। वैसे मुझे आपसे कुछ शेयर करना था। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आज दोपहर को मैं बाजार गई थी ना, तो मनीषा मिली थी। कह रही थी कि आपकी बिजनेस स्टेबल नहीं है। एंड ऑल आई डोंट बिलीव बट इट इज समथिंग यू आर राइट अबाउट। गीतांजलि ने बस जनरली पूछा। कर्तव्य ने उसे मजाकिया अंदाज में कहा, तुम कैसी औरत हो? अगर मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा होगा तो क्या तुम मुझे इसे फिर से सेटअप करने में मदद करोगी? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।